हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज टीजीटी परीक्षा 2016 का सामाजिक अध्ययन का भाग 4 नागरिक शास्त्र हम सॉल्व कर रहे हैं और ये व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। तो ये पेपर नहीं है, लेकिन ये प्रश्न वो हैं जो आपके 2019 8 मार्च की परीक्षा में पूछे गए थे और ये हल प्रश्न पत्र है, यानी कि आपको आंसर भी मिलेगा और उसके साथ व्याख्या भी मिलेगी जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगी। काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेंगी उस प्रश्न से संबंधित जिनसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं और आप लोग अगर उन्हें पढ़ेंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में तैयारी करने में काफ़ी हेल्प होगी और उनसे संबंधित जानकारी आपकी नॉलेज बढ़ाएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक करके शेयर करना ना भूलें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। तो हम पार्ट 4 यानी कि नागरिक शास्त्र टीजीटी परीक्षा 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। जैसा कि मैंने बताया, जो भी भाग होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 से ही चालू होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में आपको 4 प्रश्न दे दिए जाते हैं और उन 4 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना होता है और आप कोई भी 2 खंड सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न लगता है कि सामाजिक अध्ययन का पेपर कैसे सॉल्व करें, कौन से 2 खंड चुनने हैं, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपका जो डाउट होगा सामाजिक अध्ययन के पेपर को सॉल्व करने का, वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? आतंक, परमाणु परीक्षण रोकना, जलवायु परिवर्तन या आर्थिक विकास? और सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जलवायु परिवर्तन। क्योटो सम्मेलन का जो प्रश्न है अक्सर ईवीएस यानी कि पर्यावरण में भी देखने को मिलता है और ये आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, ये आपका ज्योग्राफी में भी आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योटो सम्मेलन का मुद्दा जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में उत्सर्जन के कारण भूमंडलीय तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि से उत्पन्न खतरों पर विचार करने तथा उसके समाधान हेतु उपाय ढूंढने के लिए जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में इसके प्रमुख औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो जिस तरह से ये प्रश्न आपको दिया हुआ है उसकी व्याख्या दी हुई है, तो आपको उस प्रश्न से संबंधित अच्छी जानकारी मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट है, पूरा पेपर ज़रूर देखें, आपको हेल्प मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसी आधार पर अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जबकि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, यह किसने कहा है? JS मिल, TH ग्रीन, GDH कोल या HJ लास्की? और सही आंसर है HJ लास्की। HJ लास्की का कथन है, राजनीति समानता कभी भी वास्तविक नहीं होती जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ ना हो, क्योंकि आर्थिक रूप से विषम समाज में राजनीतिक सत्ता का प्रयोग आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोग करते हैं। उल्लेखनीय है कि राजनीतिक समानता से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक सत्ता में समान सहभागिता देने से है। यह सामान्यतः लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पाई जाती है। हालांकि लास्की जैसे विद्वानों का मानना है कि शासन प्रणाली लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी राजनीतिक समानता व्यवहारिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, द फिलॉसफी ऑफ राइट डैश द्वारा लिखी गई थी। अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया हुआ है तो आप कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दें। ये प्रश्न आपकी मदद के लिए हैं और हो सकता है हमसे भी गलती हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा ज़रूर करें और आंसर आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं जिससे कि मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल सकूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई है? और इसका आंसर था ऑप्शन सी, हेगेल। हेगेल जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक हेगेल की एक प्रमुख कृति है द फिलॉसफी ऑफ राइट और इसका प्रकाशन 1820 में हुआ है।
इस पुस्तक में हीगेल ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से निरूपण किया है और इसमें हीगल ने स्वतंत्रता की अवधारणा पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लर्नर्स, अगर आप सीटेट, यूपीटेट, DSSB, KVS की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस, फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपको दिए जाते हैं। बिग न्यूज़ ये है कि 80% प्राइस ड्रॉप हो चुका है। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, स्टेट टेट या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन में इन सभी बैच कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। 6 मंथ्स और 12 मंथ के ड्यूरेशन में ये बटा है 699, 899, बस इतना सा प्राइस है। इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट रेफरल कोड यूज़ करने पर मिलता है। DSSB, सुपर टेट, KVS, NVS, APS का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। टारगेट यूपीटेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स आपको आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने में आपकी मदद करेगा और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी, दोनों ही पेपर की तैयारी आपको एक साथ करने को मिलेगी। कंप्लीट बैच कोर्स है, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट मिस नहीं होगा। 21 जुलाई 2021 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो आप एनरोल ज़रूर कराएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप एनरोल करना ना भूलें। रेफरल कोड ज़रूर यूज़ करें और रेफरल कोड है प्रतीक्षा टेट। आप रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। और इतना ही नहीं, मेरी फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर डेली चलती हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और उनके लिए आप अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रतीक्षा टेट ही है और इससे आप किसी भी लाइव क्लास, किसी भी टेस्ट और किसी भी क्विज को अनलॉक कर सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चुनाव आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी या वित्त आयोग? संवैधानिक निकाय नहीं है और वह है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से हुआ था। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम नीति बोलते हैं। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। तो पहले योजना आयोग चलती थी, अब उसकी जगह पर नीति आयोग हो चुका है। यह केंद्र सरकार के थिंक टैंक अर्थात बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी अनुच्छेद 315 के तहत गठित किए जाने वाले संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर आपको बताना है, मैचिंग करनी है। सूची 1 में यहाँ पर राइटर है और दूसरी तरफ उनकी बुक्स हैं, बतानी है कौन सी बुक किससे मैच कर रही है। और एक तो बहुत ही आसान है, चलिए, अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य या हेरोल्ड लास्की। और यहाँ पर है रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र। और राइट ऑप्शन संकेत नीचे दिए हैं, इनमें से आपको बताना है। ABCD 4 ऑप्शन है। और राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। यानी कि अरस्तु की जो बुक है वो है पॉलिटिक्स, प्लेटो की रिपब्लिक, कौटिल्य की अर्थशास्त्र और हेरोल्ड लास्की की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये सही क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है कौन सा है? 323, 325, 317 या 319? तो संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है? और सही आंसर है ऑप्शन सी, 317। तो 317 है जो कि यूपीएससी के सदस्यों को हटाने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी सदस्य को मिसबिहेव यानी कि कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसको उसके पद से हटाया जा सकता है।
और 319 के अंतर्गत यूपीएससी के सदस्यों को सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के पश्चात सरकारी नियोजन हेतु अपात्र घोषित किया गया है। अनुच्छेद 323 के तहत यूपीएससी का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपे। तो ये सारे अनुच्छेदों का डिटेल यहाँ पर बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है? सुनिश्चितता, विभाज्यता, स्थायित्व या अनन्यता। संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है और सही आंसर है विभाज्यता, ऑप्शन बी डिविजिबिलिटी। संप्रभुता की विशेषता नहीं है। प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि को स्वतंत्र होता है। राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में से सरकार एवं संप्रभुता को राज्य आध्यात्मिक आधार माना जाता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। संप्रभुता की निम्नलिखित प्रमुख विशेषता क्या है? सुनिश्चितता या पूर्णता, अनन्यता, स्थायित्वता और अभिभाज्यता। तो क्या नहीं है? विभाज्यता नहीं है, बाकी सब हैं। और अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो इतनी अच्छी व्याख्या के लिए, इतने सारे क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि आपको ही मदद मिलने वाली है। और वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, राजनीतिक विचारक। और राइट ऑप्शन है सी, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को माना जाता है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता की अवधारणा ठीक नगर राज्यों से प्रारंभ हुई। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के 3रे भाग में राज्य तथा नागरिकता संबंधी विचार प्रकट किए हैं, जिसके अनुसार नागरिक वह है जो व्यवस्थापिका तथा न्याय व्यवस्था के सदस्य के रूप में भाग लेता है तथा वह शासन करने की ज्ञान और योग्यता रखता है। अतः नागरिक स्वतंत्र व्यक्तियों का स्वामी होता है। मजिस्ट्रेट, राजनीतिक विचारक, गुलाम, अवयस्क स्त्री तथा विदेशी नागरिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति डैश द्वारा निर्वाचित किया जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली, संसद के सदस्य या निर्वाचक मंडल। और राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद सदस्य शामिल नहीं होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ये जो लास्ट की 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 टीडीपी, टीएमसी, डीएमके या बीजेडी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको मिलान करना है। उम्मीद करती हूँ स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 और राइट ऑप्शन है इसका सी, टीडीपी आंध्र प्रदेश, टीएमसी पश्चिम बंगाल, डीएमके तमिलनाडु और बीजेडी उड़ीसा। तो ये जो राजनीतिक दल हैं कहाँ हैं ये आप देख सकते हैं। टीडीपी आंध्र प्रदेश में है, टीएमसी जिसे तृणमूल कांग्रेस कहा जाता है पश्चिम बंगाल में है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम तमिलनाडु और बीजू जनता दल उड़ीसा। नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया था? 2001, 2, 8 और 9, 2013 और 14, 2010 और 11। और राइट ऑप्शन है बी, 2008 और 9। नोटा का अर्थ है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। नोटा का प्रयोग भारत के मतदान प्रणाली में सर्वप्रथम 8 और 9
2008 और 2009 में किया गया था। इसके तहत मतदाता को चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को नकारने का अधिकार दिया है। स्थानीय चुनावों में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला छत्तीसगढ़ जो था वो भारत का पहला राज्य है। भारत के निर्वाचन आयोग से दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का विकल्प देने का निर्देश दिया था और वर्ष 2014 से नोटा पूरे देश में लागू हुआ है। ऑप्शन इसका बी सही है, नोटा, यानी कि नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? और जो अधिनियम सूचना का अधिकार पारित किया गया था वो किया गया था 2005 में। तो इसका थोड़ा सा डिटेल के लिए हम पहुंच लेते हैं डिटेल पर, थोड़ा सा जूम, और ये है, आप देख सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं, भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित एक कानून है। यह भारत के सभी नागरिकों सरकारी फाइलों या रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने या उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसे संसद में भारतीय शासन प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 12 मई 2005 से पूरे देश में सिवाय जम्मू कश्मीर के लागू कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? ABCD 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता को अब मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। उल्लेखनीय है कि संविधान के प्रारंभ पर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) 4 तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था, लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके द्वारा उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में इसको रखा गया। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा डैश को संबोधित करना होता है? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपसभापति, भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति? और राइट ऑप्शन है, लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा जो है, तो स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर अपने लोकसभा के उपसभापति को ही अपना इस्तीफा देते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति को संबोधित करते देता है, जबकि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को संबोधित करके देता है। तो दोनों आपस में ही देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आप पढ़ सकते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात लोकसभा अपने सभी निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। सामान्यतः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक अपना पद धारण करते हैं। लोकसभा अपने समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उन्हें उनके पद से हटा सकती है, किंतु हटाने से पहले उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी जरूरी होती है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर देय एक चेक की तरह है। यह कथन किसका है? नेहरू, BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रोफेसर KT शाह। राइट ऑप्शन है, सही है ऑप्शन डी, KT शाह ने बोला है। जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में आते हैं। इनका वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के तहत नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देना, परंतु निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न बनाकर उसे राज्य द्वारा अपनी सुविधा अनुसार लागू करने का अधिकार दिया गया है। इसीलिए KT शाह ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा अनुसार देय एक चेक की तरह है। तो जब राज्य चाहेगी तब वो बदला जाएगा।
अगर राज्य नहीं चाहेगी तो कुछ आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी गलत हो। तो ये अंतर है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? वित्त आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या वित्त मंत्रालय? तो बजट की बात है तो वित्त की बात होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, वित्त मंत्रालय। बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। बजट तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवंबर में रायसीना हिल्स के नॉर्थ ब्लॉक में उद्योग संघों, वाणिज्य मंडल, किसान समूहों तथा ट्रेड यूनियनों के साथ कई बैठकें कर परामर्श करते हैं। और इसके अतिरिक्त बजट पर वित्त मंत्रालय का नियमित बैठकें होती हैं, जिसमें वित्त सचिव, राजस्व सचिव, संयुक्त सचिव सहित अन्य प्रमुख सचिव और केंद्रीय सीमा और उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा या संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। और राइट ऑप्शन है डी, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। और ये अनुच्छेद 169 के तहत दिया गया है। वर्तमान में कुल 7 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व में है। यानी कि ये 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, तेल बिका यूपी में, तेल बिका यूपी में, तो आप याद रख सकते हैं। तेल यानी कि तेल से तेलंगाना, बिका बी से बिहार, का से कर्नाटक, यूपी का यूपी और मैं महाराष्ट्र। इसके आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर आप थोड़ा सा याद कर लें, थोड़ी सी मेहनत आप करें तो बाकी आप ध्यान रख सकते हैं। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं? दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, भारत या अमेरिका? सही आंसर है पुर्तगाल। यूएनए के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। 1 जनवरी 2017 को उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव चुना गया था। यूएनए यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के 8वें महासचिव बान की मून थे। वह 2007 से 16 तक यूएनए के महासचिव रहे। वह दक्षिण कोरिया के थे। गुटेरेस वर्ष 95 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। ग्लैडविन जेव यूएनओ के कार्यवाहक महासचिव थे। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर और सही आंसर है ए, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में न्यायिक जो फैसला हुआ था उस पर सवाल उठाया था, समीक्षा की शक्ति पर। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, अतः संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार में किसी प्रकार की कमी या छेड़छाड़ नहीं कर सकती। केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को उलटते हुए कहा कि संसद को मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति है, सिवाय संविधान के आधारभूत ढांचे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवादी की एक विशेषता नहीं है? और राइट ऑप्शन है डी, व्यक्तिवाद में विश्वास। फांसीवाद का जनक इटली के तानाशाह शासक मुसोलिनी को माना जाता है। फांसीवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो लोकतंत्र, उदारवाद, साम्यवाद और व्यक्तिवाद का विरोध करती है। निरंकुशवाद, तानाशाही, उग्र राष्ट्रवाद, युद्धवाद, सर्वाधिकारवाद और पूंजीवाद का समर्थन करती है। एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध, लोकतांत्रिक संस्थान में अविश्वास, व्यक्तिवाद का विरोध आदि उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य है, राइट ऑप्शन है वर्ग शोषण के लिए संस्था।
मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग शोषण की संस्था है। मार्क्स का मत है कि राज्य एक ऐसा यंत्र का साधन है जिसके द्वारा आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली वर्ग दूसरे वर्गों का जो दमन कर सकता है, इसलिए हर राज्य वर्ग तानाशाही का उदाहरण है। नेक्स्ट है दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है: कनाडा और भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो सही आंसर है स्विट्जरलैंड और अमेरिका। यहाँ पर दोहरी नागरिकता की प्रणाली है, जबकि भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इकहरी नागरिकता की प्रणाली है। दोहरी नागरिकता वाली प्रणाली में एक व्यक्ति दो प्रकार का नागरिक हो सकता है, एक किसी राज्य विशेष का तथा दूसरा उस राष्ट्र का। जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होता है, दूसरा उस राज्य विशेष का जहां वह निवास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? हॉब्स पितृसत्तात्मक, अरस्तु राजनीति, रूसो सामाजिक अनुबंध या मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। और राइट ऑप्शन है ए सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हेनरी मैन है पितृसत्तात्मक के, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा जाता है राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, भारतीय संघ या भारत का संघ। और आसान सा प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट इसका सही आंसर होगा। यह अनुच्छेद भारत के आधिकारिक नाम तथा उसके प्रशासनिक स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार भारतीय संघ के दो आधिकारिक नाम भारत तथा इंडिया होंगे और इसका प्रशासनिक ढांचा संघीय होगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय संघ को फेडरल नहीं बल्कि राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऐसे व्यक्ति की जिसे अवैध रूप से विरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उच्च न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है क्वा वारंटो, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण या उत्प्रेक्षण लेख। सही जवाब है ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को विभिन्न प्रयोजनों हेतु कुल 5 प्रकार की यथा परमादेश, प्रतिबंध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा। और सही जवाब है सी संसद। संसद को यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी नए राज्य की स्थापना या गठन कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 3 के तहत संसद अपने साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या उसके नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंच गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 259 या अनुच्छेद 249। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी लोग इस प्रीवियस ईयर पेपर की व्याख्या का और उसके जवाबों का फ़ायदा उठा सकें। तो हेल्प करें और सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जो लोग पॉलिटी से एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? और वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 249 ऑप्शन डी। 250, 252 और 253 तथा 356 के तहत भी संसद विभिन्न परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। आगे प्रश्न है, कौटिल्य ने अपने राज्य मंडल से विजिगिषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। जो विजेता होगा, जो शत्रु था,
विजेता का सहयोगी या शत्रु के सहयोगी का सहयोगी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो विजेता होगा। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व उन्होंने राज्य का मंडल सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चाणक्य राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौता को मानते हैं। चाणक्य ने अपने मंडल सिद्धांत में विजिभिषु शब्द का उल्लेख किया है। राज्य का तात्पर्य है कि वह राजा जो अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहता है। विजिभिषु के पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसके शत्रु होते हैं। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, विजेता का सहयोगी। तो जहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ी है वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, और अगर कुछ आंसर आता है तो यहाँ पर सही आंसर जो विजेता होगा। लेकिन अगर यह क्वेश्चन फिर से सी रिपीट होता है तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर सी माना है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी के बारे में बताता है। और सी आंसर है इसका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के तहत है। और ये आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी सी व्याख्या अगर आपको लगे तो कुछ इम्पोर्टेंट, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग डैश वर्ग के लिए नियुक्त किया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? और ये जो वीडियो है ये 2 भागों में आपके लिए अपलोड होगा, क्योंकि एक अगर पार्ट बनाया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो ये इसे मैं 2 पार्टों में अपलोड करूँगी। पहला पार्ट यही है, और इसके बाद यानी कि जो सेकंड पार्ट होगा, जो क्वेश्चन बचे होंगे वो सेकंड पार्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपके क्वेश्चंस मिस ना हो। आगे क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, इसका जो सही आंसर है वो है सी, 5 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 5 वर्ष। चलिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसके गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया कौन से संविधान? तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया इसी पेपर में, और उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में व्याख्या दी हुई थी तो इसलिए आपको ये सरल लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होता तो वहाँ पर व्याख्या नहीं होती है। तो एक ही टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो संपत्ति का अधिकार जो कि 301 के अंतर्गत आ चुका है, विधिक अधिकार के अंतर्गत, और ये हटा था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 42वां 1976 में हुआ था, 44वां 1978 में हुआ था, ध्यान रखें। और इसे 1914 तथा 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। अब 44वें संशोधन द्वारा उसे मौलिक अधिकार से हटाकर 300 का के अंतर्गत विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल हैं 10 सदस्य, 20 सदस्य, 30 सदस्य या 40 सदस्य? सही आंसर है 30 सदस्य शामिल हैं। इसका गठन सिर्फ लोकसभा के सदस्यों से ही होता है। नेक्स्ट है, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। कानून मंत्री मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, लियाकत अली या बी आर अम्बेडकर? और आसान सा प्रश्न, सही आंसर बी आर अम्बेडकर। जो नेहरू की सरकार में कानून मंत्री का पद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया था। इस सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री और आर के राजमुखम चेट्टी को वित्त मंत्री तथा अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री और डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री नियुक्त किए गए थे। तो ये परिवहन है, परिवर्तन लिखा हुआ है। कभी कभी हो जाती है छोटी मोटी गलतियाँ, कभी कभी इग्नोर की जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? सही आंसर है इसका
ऑप्शन ए अधिशेष मूल्य सिद्धांत। तो ये है इसका सही आंसर। इसी के साथ यहाँ पर ये वीडियो एंड करती हूँ। तो हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं 35 यानी कि 34 क्वेश्चन हो चुके हैं इस वीडियो में। बाकी चुके जो बच्चे क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप उन प्रश्नों को भी देख सकें, उनकी व्याख्या पढ़ सकें, जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करने वाली है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग।